अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन के लिए मूली की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक बुआई तकनीक। मछलियों के बढ़वार में बाधक रोग एवं इसकी रोकथाम। मूली बुआई का उत्तम समय चल रहा है, लेकिन मूली अधिक उपज लेने के लिए आपको मूली की बुआई करते समय कुछ प्रबंधनों को, जैसे कि उन्नत किस्म, उर्वरक की मात्रा, बुआई विधि इत्यादि बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको कम उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, किस तरह से करें आप इसकी बुआई, चलिए जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली जिला मुजफ्फरपुर के डॉक्टर LM यादव से। ये ऐसी फसल है जिसको हम लोग साल भर लगाते हैं, लेकिन थोड़ा मौसम के हिसाब से किस्मों का जो है बदलाव उसमें आ जाता है। अभी ज्यादातर तापमान हम हाई ही कहेंगे और ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, तो ऐसा मौसम अगर रहता है तो हम लोग पूसा चेचकी, पूसा देसी, इन दो किस्मों को हम लोग रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये 60 दिन की फसल होती है अमूमन, जो है ऐसा किसान भाई इसको लगा सकते हैं। अब इसको लगाने के लिए खेत की तैयारी, जैसे गेहूं की खेत की तैयारी किसान भाई करते हैं, अच्छा सा खेत को जोत कर मिट्टी भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। उसमें करीब 150 से 200 कुंटल जो है सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला दें, और ज्यादा इसमें उर्वरक की मात्रा इसमें कम लगती है। इसमें 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास देते हैं। तो 30 केजी तो खेत में खाद दे देना है फसल बोते वक्त, और लगभग 30 केजी जो रहता है उसको 2 बार हम टॉप ड्रेस कर लेते हैं। पूरा फास्फोरस पोटास भी हम बुआई करते वक्त डाल देते हैं। 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए 4-5 केजी बीज की जरूरत पड़ती है। बीज का उपचार जो है किसान भाइयों को जो है कर लेना चाहिए। जीरम हो, थीरम कैप्टाफ या वेजिस्टीन है, करीब 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है, उससे उनको कर लेना चाहिए। और कतार से कतार की दूरी हम लोग 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और 2 पौधे के बीच की दूरी भी 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। फसल को कोशिश करिए हल्की पतली मेड़ बना करके ही बोएं, पानी ड्रेन होता रहे। बरसात में सब्जियों की खेती में पानी खेत में लगना यही बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत घना नहीं लगाना चाहिए। बाकी खरपतवार की समस्या आती है तो सब्जियों की खेती में जो किसान खुद उसमें लगे हुए हैं, अगर वो खुरपी से निकौनी करके खरपतवार मुक्त फसल को रखते हैं तो उनको अच्छी पैदावार मिलेगी। एक चीज और आती है, चूंकि बरसात में कीड़े पत्तियों को बहुत खाते हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि वो पत्ते जो चीविंग करने वाले कीड़े हैं, जब पौधा खाने लायक होता है उससे करीब 1 हफ्ते पहले तक अगर ये समस्या आती है, तो फॉलीडाल डस्ट करीब 25 किलो 1 हेक्टेयर फसल में भुरकाव करने के लिए जरूरी है, या उसी का जो लिक्विड आता है वो दवा करीब 2 ml पर लीटर जो है पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर दें, तो इनमें फिर वो पत्ता काटने वाले जो कीड़े की समस्या वो नहीं होगी। यदि खेत में खरपतवार उगाए हों तो आवश्यकता अनुसार उन्हें निकालते रहना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशक जैसे पेंडिमेथिलिन 3 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते।
इसके साथ साथ जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि जड़ें अधिकतर भूमि के बाहर आ जाती है। किसान भाइयों, सामान्यतः मूली 1 से 1.5 माह में तैयार हो जाती है, अतः किस्मों के चयन अनुसार इसकी खुदाई जड़ों के कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में कर लेनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई विधि द्वारा यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज 100 से 150 क्विंटल प्राप्त कर अच्छा लाभ ले सकेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मछलियों के बढ़वार में बाधक रोग एवं इसकी रोकथाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मछली पालन से जुड़े किसान भाई अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन इस समय मछलियों के तालाब की सफाई पर ध्यान नहीं देने के कारण मछलियां विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाती हैं, जिससे आपके लाभ में कमी होती है। तो आप मछलियों में लगने वाले रोगों की रोकथाम कैसे करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। मछलियों में जो बहुत सारी बीमारियां होते हैं उसके बहुत सारे वजह ये हो सकते हैं, जैसे कि जो पानी का गुणवत्ता ठीक नहीं हो, पानी का तापमान ठीक नहीं हो, जो आहार दिया जाता है उसमें कुछ खराबी रह जाए, तनाव भी एक वजह हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे संक्रमण वाले बीमारियां हैं। तो ऐसे में बीमारियों का एक विस्तृत जानकारी और ये भी जानना जरूरी है कि एक बीमार मछली को कैसे पहचानें। तो जब आप मछली पालन कर रहे होते हैं तो आपको मछली को देख के आप समझ सकते हैं कि मछली अभी बीमार चल रही है। उसमें देखना ये है कि जो उनका तैरने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है, जो उनके फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, वो शरीर के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे उनका मल द्वार, मल से गंदा सा दिखता है, उनका असमान व्यवहार देखने को मिलेगा उनका। तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मछली बीमार है। अब आपको ये जानना है कि बीमारी इस मछली में क्यों हुआ है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। उदाहरण स्वरूप बैक्टीरिया में होने वाला एक लाल कीट बीमारी है, मुंह कवक बीमारी है, तपेदिक बीमारी है, ड्रॉप्सी है, विब्रियोसिस है, ये कुछ प्रमुख बीमारियां हैं। तो लाल कीट जो बीमारी है उसमें नाम से जैसा लग रहा है कि इसमें हैमरेजेस यानी कि रक्त की धारियाँ उसके शरीर पे दिखेंगे, उसके फिन्स पे, उसके टेल्स पे रक्त की लंबी लंबी धारियाँ दिखती हैं, अल्सरेशन हो जाता है और समय के साथ अगर ठीक से इलाज ना किया जाए तो सड़ जाते हैं और ऐसे में मछलियों का मृत्यु हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए पानी का सफाई ज़रूरी है, उसमें एक्रिफ्लेविन का इस्तेमाल करते हैं। बीमार मछलियों को एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह पे देना है आपको। अन्य बीमारियों में मुंह कवक प्रमुख बीमारी है। इसमें मछली के मुंह के आसपास और उसके पंख के ऊपर भी कपास के रुई की तरह सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। तो जब ये हो जाए तो उसे मछली में बहुत तेज़ी से मृत्यु होती है और उसको बचाने के लिए आपको फिर एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें क्लोरोमाइसिन बहुत ही प्रमुख एंटीबायोटिक है। तपेदिक में मछली पीली पड़ जाती है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है, शरीर खोखला हो जाता है। तो अगर आप टीबी से बचाना चाहते हैं मछलियों को तो पानी में विटामिन B6 का मिश्रण करना होगा, साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट भी देने होंगे। एक और बीमारी है जिसमें आप देखते हैं कि मछली का पेट बिल्कुल फूल जाता है, बड़ा हो जाता है पेट, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप्सी। तो इसके वजह बहुत सारे हो सकते हैं, खासकर उसका जो किडनी है, किडनी के प्रॉब्लम से भी ड्रॉप्सी होता है। तो मछली बिल्कुल फूल जाती है, उनका खाना पीना बंद हो जाता है, तैरना मुश्किल हो जाता है और मछलियाँ मर जाती हैं। तो उचित वजह को पता लगाकर ड्रॉप्सी का ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा विब्रियोसिस है, मछलियों में विब्रियोसिस बीमारी है। इसमें खाना कम हो जाना, सांस तेज़ी से लेता है, गिल्स बहुत तेज़ चलते हैं उनके और मल द्वार में मल मल लगे हुए मिलेंगे और महामारी की तरह फैलता है ये, बहुत सारे मछलियाँ मर जाती हैं। तो अगर आपके पॉन्ड्स में मछलियों को विब्रियोसिस बीमारी हो रहा है तो तुरंत पहचान कर एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसके अलावा जो फंगल डिजीज है जिसको हम लोग कवक बीमारियाँ कहते हैं, उसमें सैप्रोलेजिना और एक्टायोस्पोरिडियम 2 प्रमुख बीमारियाँ हैं। इनका
पहचान करने के बाद हम लोग उसको ट्रीटमेंट के लिए फॉर्मलिन या मेलाचाइट ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कुछ परजीवी बीमारी हैं, जो जैसे जू हो गया, कृमि हो गया, निमेटोड्स हो गए, ये क्या उनके वृद्धि की क्षमता को बहुत कम कर देते हैं और सही समय पर अगर उनको पहचान के इलाज नहीं किया जाए तो मछली में मृत्यु भी हो सकती है। तो हम लोग इसको ट्रीटमेंट करने के लिए पोटासियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो उनका उचित पहचान कर एक योग्य पशु चिकित्सक से उनकी दिखलाने के बाद उनका अगर इलाज किया जाए तो इस तरह से बीमारियां मछली में ठीक हो सकते हैं और आपका व्यवसाय फल फूल सकता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। दुधारू पशुओं में प्रजनन की समस्या पर जानकारी। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक है? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अगर आप दुधारू पशुओं का पालन करते हैं तो आपके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनमें इनकी प्रजनन की समस्या प्रमुख है। तो आप अपने पशुओं में प्रजनन की समस्या का निदान किस प्रकार से करेंगे, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। पशुपालक भाइयों, आज अपन बात करेंगे दुधारू जानवरों के प्रजनन व्यवस्था पर। अपन जैसा कि आप जानते हैं कि दूध के लिए गाय भैंस पाली जाती है। यहाँ हमको कुछ सफलतापूर्वक एक गाय का अपन पालन करें या भैंस का पालन करें, इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी अपन पहली बार किसी टोकरी को सांड के पास ले जा रहे हैं तो उसका वजन कम से कम 2.5 कुंटल या 2 कुंटल से लेके 2.5 कुंटल तक वजन होना चाहिए। जब तक 2 कुंटल से और 2.5 कुंटल के बीच में वजन टोकरी का नहीं है, वो पाड़े में नहीं आएगी। अब अगर अपनी टोकरी ने 2 कुंटल का वजन ले लिया है और वो पाड़े में भी आ गई है, अब यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि साहब हम कैसे पहचानें कि हमारी टोकरी या हमारी गाय पाड़े में आ गई है। आमतौर पे पशुपालकों के बीच में क्या धारणा है कि साहब गाय बोल रही है, तो गाय बोल रही है इसलिए वो पाड़े में है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब जानवर मद में आता है या पाड़े में आता है या हीट में आता है तब वो आवाज़ करता है, ब्लीटिंग जिसको कहते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो हाका नहीं करते या बोलते नहीं हैं, गूंगा, जिसको गूंगा पाड़ा अपन कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अपन को ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे पहचानें कि हमारा जानवर पाड़े में आ गया है या मद में आ गया है। तो ये देखिए, अगर जानवर आपका गाभिन नहीं है तो गाय है या भैंस है वो हर 21 दिन से बराबर पाड़े में आएगी। तो इसमें अपन देखें कि जैसे आमतौर पशुपालकों के बीच में एक धारणा होती है, भाई जानवर बोला, कोई शक नहीं है इसमें, ये भी एक पहचानने का तरीका है कि आपका जानवर पाड़े में है या नहीं है। लेकिन दूसरे जो तरीके हैं, उसकी योनि से एक लसलसा पदार्थ निकलता रहता है, वो एक पहचान करता है कि वास्तव में आपकी गाय पाड़े में है या नहीं है। तो आप बड़े बड़े अगर डेयरी फार्म पे देखें
तो वहाँ पर एक टीजर बुल रखते हैं। टीजर बुल क्या होता है? टीजर बुल होता है कि एक वो सांड जिसकी नसबंदी कर दी गई है। तो वो क्या करते हैं कि सुबह सुबह गायों के झुंड में उस टीजर बुल को छोड़ देते हैं। तो उस टीजर बुल के बैली पे, छाती पे एक पेन टाइप लगा देते हैं, ताकि वो जब उन गायों पे चढ़ेगा तो वो निशान उन गायों की पीठ पे भी होगा। तो उनको वो अलग से जाके चेक कर लेते हैं कि वाकई ये गाय हीट में है या नहीं है, क्योंकि लेकिन ये व्यवस्था एक बड़े बड़े डेयरी फार्म की होती है। अब सवाल ये होता है कि हम गाँव में कैसे करें। और गांव में जो पर्टिकुलर जो 2-2, 3-3 गाय या भैंस रखे हुए हैं, उनके लिए चाहिए कि वो अपनी सुबह सुबह जानवरों को देखें कि उनके कोई लसलसा पदार्थ निकल रहा है या नहीं है। इससे बेहतर तरीका ये भी होता है कि अपन अगर थोड़ा रिकॉर्ड भी रखें कि हमारा जानवर कब ब्याया था। अगर ये तारीख अपन को मालूम है, ब्याने के बाद वो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद फिर पाड़े में आता है, तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ अब पाड़े में आया है। तो जब आपको ये पहचान के साथ कि जानवर बोला, अगर बोला भी नहीं है तो उसका अगर योनि से लसलसा पदार्थ निकल रहा है, तो ये अगर देखने से अपन को मालूम पड़ जाता है कि हाँ हमारा जानवर पाड़े में आ गया है। अब दूसरा सवाल यहाँ उठता है कि अब हम सांड के पास कब ले जाएं। अक्सर क्या देखा गया है कि जैसे ही मालूम पड़ा, घर से बताया कि साहब आज गाय या भैंस बोली, तो उनके मालिक सांड के पास में जानवरों को लेके चले जाते हैं। ये एक तरीका गलत है। उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए कि देखिए, जब जानवर पाड़े में आता है उसके सही 12 घंटे बाद बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सुबह देखा कि आपका जानवर पाड़े में है, तो शाम को सांड के पास ले जाना है। और अगर शाम को देखा है गाय को भाई पाड़े में है, तो अगले दिन सुबह उसको सांड के पास ले जाना है। ये अपन को हमेशा याद रखना है कि कब अपनी गाय को पाड़े में आने के बाद सांड के पास ले जाना है। थोड़ा एक अपन ये देखें, जिस सांड के पास अपन गाय को ले जा रहे हैं उस सांड के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए कि इसकी बेटियों ने कितना कितना दूध दे रखा है। अगर अपन ये ध्यान रखेंगे, हाँ भाई ये अच्छी नस्ल का सांड है, इससे अपनी गाय को गाभिन कराएंगे। तो एक तो गाभिन कराने का तरीका ये प्राकृतिक तौर पे है, लेकिन दूसरा तरीका आज जो सबसे बढ़िया है कृत्रिम गर्भाधान का। कृत्रिम गर्भाधान से भी आप अपनी गायों को भी गाभिन करा सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान से जो अपन कराते हैं, तो वो अपन को सांड की, जिस सांड का स्ट्रॉ गाय को लगाया जा रहा है, उस सांड की सारी जानकारी उस स्ट्रॉ के ऊपर होती है। हमको मालूम होता है कि इस सांड की बेटियों ने इतना इतना दूध दे रखा है। अक्सर क्या है कि 5-5, 6-6 महीने निकल जाते हैं और पशुपालक ये समझते हैं नहीं हमारी गाय गाभिन है, लेकिन बाद में आके मालूम पड़ता है ये तो ठाली है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, जिस डेट पर आपने चाहे प्राकृतिक रूप से गर्भाधान कराया है या कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया है, उस डेट को हमेशा याद रखें। उसके आने वाले 21 दिन के बाद उस गाय को दोबारा देखें कि वो दोबारा कोई लसलसा पदार्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या वो बोल रही है या नहीं बोल रही है। यानी अगर 21 दिन बाद दोबारा वो मद में नहीं आती है, तो एक आधार बनता है कि हमारा जानवर गाभिन हो सकता है, गाभिन नहीं है, गाभिन हो सकता है। अब जैसे ही 1 महीने बाद जानवर दोबारा पाड़े में नहीं आया है, तो हमको उसके 2 महीने बाद, यानी कुल गाभिन कराने के 3 महीने बाद किसी भी नज़दीक के किसी भी कंपाउंडर साहब से या किसी डॉक्टर साहब से अपन चेक करा सकते हैं कि भाई हमारी गाय को चेक करके बताइए कि ये गाभिन है या नहीं है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना से दुलीचंद कुशवाहा जी, आप मटर की बुआई हेतु उन्नतशील बुआई यंत्र पर जानकारी चाहते हैं। तो कुशवाहा जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे न्यूमेटिक प्लांटर यंत्र के बारे में। यह एक 6 कतारी प्लांटर यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा विशेष फसलों जैसे भिंडी, अरहर, मक्का, मूंगफली आदि को आसानी से निश्चित दूरी व निश्चित मात्रा में बोया जा सकता है।
क्योंकि यह यंत्र हवा के दबाव पर काम करता है। यह एक ट्रैक्टर द्वारा चालित यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग बीज उत्पादन में भी किया जा सकता है, क्योंकि इस यंत्र द्वारा एक एक बीज निश्चित स्थान एवं गहराई में सुगमता पूर्वक समायोजित किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस यंत्र की क्षमता की, तो सीड ड्रिल की तरह ही 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई कर सकता है तथा 35 हॉर्स पावर से लेकर इससे अधिक हॉर्स पावर के ट्रैक्टर द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है। किसान भाइयों, यह बाजार में उपलब्ध है तथा इसकी अनुमानित कीमत लगभग 70,000 से 80,000 रुपए है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक सब्जियों का उत्पादन व उनके महत्व पर जानकारी, बकरियों के अच्छी बढ़वार हेतु आहार प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।